हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईटी की वो टेक्नोलॉजी जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग है, जिसमें सबसे ज्यादा अर्निंग के चांसेस होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज ऑफ जॉब्स हैं और जिसमें हर मल्टीनेशनल कंपनी काम करती है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी का नाम है जावा। हर स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि जावा बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है जिसमें बहुत टफ प्रोग्राम्स बनते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने इससे पहले अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कोई कमांड नहीं किया है, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में नहीं भी जानते हो, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख के जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कमांड कर सकते हो। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं जावा के बारे में। जावा एक ऐसी पॉपुलर लैंग्वेज है जो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री में यूज होती है। अब बात आती है कि जावा में कोड काफी ज्यादा टफ होते हैं। तो दोस्तों, टफ कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपका माइंडसेट है कि ये टफ होता है, बाकी टफ कुछ भी नहीं होता है। जावा की इस सीरीज का जो हम लोग पहला सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, डे बाय डे हम लोग सेशंस इंक्रीज करते जाएंगे और लास्ट में लास्ट सेशन जब जावा का कंप्लीट करूंगा, तब आपके पास एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ प्रोजेक्ट होगा, जिसे आप अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं, जिसे आप कहीं पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी फ्रीलांसिंग भी चालू कर सकते हैं और अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं जावा लैंग्वेज की, तो दोस्तों ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो एक आईटी में समंदर की तरह है, जिसमें आप जितना डूबोगे उतनी गहराई में आपको उतना ही मजा आएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जावा मेरी फेवरेट लैंग्वेज है और जावा में अगर आप मेरा वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आप किसी और वीडियो को प्रेफर नहीं करेंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है या प्रोग्रामिंग की क्या रिक्वायरमेंट होती है? तो लैपटॉप और कंप्यूटर जो है वो हमारी लैंग्वेजेस नहीं समझता, हिंदी और इंग्लिश। लैपटॉप और कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज मतलब 0 और 1 का फॉर्मेट जो होता है। अगर आपने कीबोर्ड से ए प्रेस किया तो आपको लगता है कि मशीन ए रीड करता है, पर दोस्तों ऐसा नहीं होता है। मशीन रीड करता है ए का बाइनरी, जो 1010 के किसी भी कॉम्बिनेशन से बन सकता है। ऐसे हर अल्फाबेट का बाइनरी होता है, ऐसे ही हर नंबर का बाइनरी होता है, ऐसे ही हर सिंबल का बाइनरी होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका नाम अजय है, तो AJAY, अजय का बाइनरी कितना बड़ा बनेगा? काफी ज्यादा बड़ा बनेगा, जो आप याद नहीं रख सकते। रख तो सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि जो कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, वो इंट्रोड्यूस हुआ और उसी में से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा। दोस्तों, यहाँ पर डाउट ये आता है कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रंट एंड में यूज होती है और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बैक एंड में यूज होती है। फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है? तो फ्रंट एंड के लिए मैंने एक सेपरेट सीरीज बनाया हुआ है और बैक एंड में कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है जो दिखता नहीं है लेकिन सब कुछ वही करता है। तो जावा एक बैकएंड का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और बैकएंड का सबसे सिक्योर और पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही आपका जावा है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि हम जावा में प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, क्योंकि अगर आप बहुत बिगिनर लेवल पे हैं और आपको प्रोग्रामिंग का कोई भी हाउ नो नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप मेरा सी का जो सीरीज है उसे पहले वॉच करें, और उसको वॉच करने के बाद जब आप जावा पढ़ेंगे तो आपको 100% श्योर हूं, 1% भी डाउट नहीं आने वाला है। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं जावा की डायरेक्ट प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स की, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थ्योरी में बिलीव नहीं करता और आपको भी नहीं करना चाहिए अगर आपको करियर आईटी में बनाना है। तो सबसे पहली बात करते हैं कि जावा में इतनी सिक्योरिटी क्यों है, जावा में प्रोग्राम क्यों बनता है, जावा में प्रोग्राम कैसे बनता है एंड एवरीथिंग। एक फंडा आप याद रखना, जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करना स्टार्ट करते हो तो सबसे मेन कॉन्सेप्ट जो निकल के आता है दोस्तों, वो होता है मेमोरी का। तो क्वेश्चन ये उठता है कि मेमोरी कितने टाइप की होती है। तो आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहले मेमोरी। आपने कभी मेमोरी देखी नहीं होगी, हमने सुना होगा रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, सब है। इसके अंदर क्या है वो आपको नहीं पता है, पर आज हम समझते हैं उसको। इमेजिन करके चलो कि मेमोरी मतलब एक ऐसा ब्लॉक है, और ये मेमोरी का ब्लॉक कितने टाइप का होता है? तो दोस्तों, ये मेमोरी का ब्लॉक होता है 2 टाइप्स का। बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करने से पहले पता होना चाहिए। तो अब हम बात कर रहे हैं मेमोरी की, उसके बाद मैं लेके आता हूं आपको प्रैक्टिकल रिलेशन ऑफ मेमोरी। मतलब अगर इस मेमोरी से हम प्रैक्टिकल को रिलेट करेंगे तो जावा कहां स्टे करता है आपको समझ जाओगे। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक मेमोरी है जिसका साइज फिक्स है 4 बाइट, जिसमें एक कैपेसिटी तक डेटा आ सकता है। हर मेमोरी की कैपेसिटी होती है, आप जानते हैं। तो मैंने एक मेमोरी का साइज 4 बाइट फिक्स कर दिया, उसमें मैक्सिमम कितना डेटा आ सकता है? तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, हम कोई भी क्वांटिटी का सेट कर लेते हैं वो। तो अगर हमारे पास कोई फिक्स साइज का मेमोरी है तो उसके साथ 2 ड्रॉबैक आते हैं। पहला, अगर मैंने डेटा बहुत छोटा सा दिया और मेमोरी जो फिक्स साइज था वो काफी ज्यादा बड़ा था, तो हमने जो डेटा दिया वो काफी ज्यादा लेस था, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ मेमोरी क्या होने वाला है? वेस्ट। और दूसरा ड्रॉबैक कि मेमोरी जो था उससे बड़ा डेटा आ गया तो मेमोरी उस डेटा को स्टोर नहीं कर पाएगा। स्टैटिक मेमोरी के साथ बहुत सारे ड्रॉबैक हम लोग फेस करते थे, इसीलिए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया डायनामिक मेमोरी का, कि अगर मैंने सपोज यूजर से कोई डेटा लिया है, सपोज वो 1000 है
और 1000 को स्टोर करने के लिए जितना मेमोरी चाहिए बस मैंने उतना मेमोरी एलोकेट करा दिया। तो दोस्तों ये मेमोरी होगी आपका डायनामिक मेमोरी। तो आईटी में जब भी आप प्रोग्राम बनाते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हो, तो सबसे पहले आप प्रोग्राम बनाने से पहले ये सोचो कि वहां पर मेमोरी क्या अप्लाई करना है। अगर आप ये समझ गए कि मेमोरी क्या अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, तो प्रोग्राम अपने आप बन जाएगा। तो हर कोई बोलता है कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब दोस्तों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम्स के कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। पर अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। पहला हम बात कर रहे हैं क्लास और दूसरा हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया डायनामिक मेमोरी सबसे मेन चीज जो था वो था मेमोरी के दो टाइप, और उसमें से जो सबसे ज्यादा वर्थ मेमोरी है, जो सबसे ज्यादा यूजफुल मेमोरी है, और डायनामिक मेमोरी। और दोस्तों डायनामिक मेमोरी ऑब्जेक्ट हमें देता है। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसी भी लैंग्वेज में, जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है डायनामिक मेमोरी। ऑब्जेक्ट मतलब क्या हो गया दोस्तों? मेमोरी। और अगर आपको मेमोरी चाहिए तो क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट। और दोस्तों ऑब्जेक्ट कभी भी अपने आप नहीं बनता है जब तक हमारे पास प्रोग्राम में क्या नहीं होगी? क्लास। तब तक हम क्या नहीं बना पाएंगे? ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपको कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो यू हैव टू थिंक अबाउट अ मेमोरी, और मेमोरी मतलब इंटरनली हम सोच रहे हैं ऑब्जेक्ट के बारे में, और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या लिखनी पड़ती है? क्लास। इसलिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? क्लास। तो यहाँ तीन चीजें आपको क्लियर हो चुकी है कि मुझे चाहिए मेमोरी, वो मेमोरी कौन देगा? ऑब्जेक्ट। पर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? क्लास। तो पहले आपके पास क्या रेडी होना चाहिए? क्लास। क्लास है तो ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट है तो मेमोरी एलोकेट होगी। अगर आप इतना समझ गए तो आप मान के चलिए कि आप जावा में 5% कॉन्सेप्ट तो सीख गए कि हमें जावा के हर प्रोग्राम में क्या लिखनी होती है? क्लास। मैं सेटअप इंस्टॉलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, हर कोई आपको पहले लेक्चर में सेटअप इंस्टॉलेशन पे लेके जाता है। पहले आपका इंटरेस्ट तो आए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सेटअप तो मैं हर तरीके से इंस्टॉल करके रन कर सकता हूं। तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट जो है जावा में कब आएगा? जब आप ये कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ मैं एक लेक्चर पढ़ने के बाद जावा में कोड लिख सकता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जावा के प्रोग्राम में लिखते हैं क्लास। क्लास का नाम मैंने लिख दिया है सपोज पीस कॉलेज, प्रोग्रामर्स कॉलेज, और मैंने क्लास ओपन और क्लोज कर दिया। 90% स्टूडेंट से इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है कि जावा के हर प्रोग्राम में क्लास लिखी जाती है, पर क्यों लिखी जाती है? और आप मान के चलिए हर स्टूडेंट इसका गलत ही जवाब देता है। सीधा सा फंडा है दोस्तों कि अगर हम क्लास नहीं बनाएंगे तो हम ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे, और जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे तब तक हमें क्या नहीं मिल पाएगा? एक मेमोरी। जैसा हम चाहते हैं वैसा मेमोरी हमें नहीं मिलेगा। तो जावा के हर प्रोग्राम में क्या लिखना है? आपको क्लास लिखना है। ये आप समझ चुके हो। अब बहुत बेसिक लेवल पे मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ये एक लैपटॉप है, और इस लैपटॉप को रन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब इस लैपटॉप को रन करता है, ओएस। ओएस मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम, जो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। मैं आपको फिर रिकमेंड कर रहा हूं कि आप मेरा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाला वीडियो जरूर देखें सी लैंग्वेज की सीरीज में, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ओएस और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होता है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है, तो वॉच जरूर करें। अब मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसे हम लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म। सी लैंग्वेज में जब भी हम कोई प्रोग्राम रन करते थे तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक फंक्शन कॉल करता था जिसका नाम होता था मेन। तो सी लैंग्वेज में प्रोग्राम को रन करता था ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम से मेन फंक्शन को कॉल करा देते थे। लेकिन जावा में ऑपरेटिंग सिस्टम मेन फंक्शन को कॉल नहीं करता है। तो फिर जावा में कौन कॉल करता है? तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं आने वाली वीडियोस में। तो अभी आपको ये समझ में आ चुका है कि जावा के प्रोग्राम में दो चीजों के बारे में हमेशा हमें सोचना है, पहला क्लास और दूसरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्लास क्यों बनाते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं, और ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूं। और अगर आपको मेमोरी चाहिए तो ऑब्जेक्ट बनाना ही है, और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए? क्लास चाहिए ही चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं जावा का वो फीचर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जब हम जावा का सेटअप इंस्टॉल करते हैं या करेंगे तो हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है जिसका नाम होता है जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। अगर आप इंस्टॉलेशन पहले देखना चाहते हैं उसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, और आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार लिंक को चेकआउट कर लें और वीडियो को वॉच कर लें। तो दोस्तों जावा का जो सेटअप होता है वो होता है जेडीके। जेडीके का फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट किट, और जो हमें दो सॉफ्टवेयर देता है, पहला जावा का कंपाइलर जिसका नाम होता है जावा सी, और दूसरा ही हमें प्रोवाइड कराता है जावा जिसे हम लोग बोलते हैं जावा वर्चुअल मशीन। तो हम जब जावा का प्रोग्राम बनाएंगे तो जैसे आप सी या अदर लैंग्वेजेस का प्रोग्राम बनाते थे तो आप एक एडिटर में फाइल सेव करते थे, वैसे ही मैंने यहाँ पर डॉट जावा से सेव कर दिया है। और डॉट जावा प्रोग्राम हम सेंड करने वाले हैं कंपाइलर को, और कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है इसलिए उसकी फाइल का नाम होता है जावा सी। और ये कंपाइलर आफ्टर कंपाइलेशन हमें बना के देता है दोस्तों डॉट क्लास फाइल जिसे हम लोग जावा का बोलते हैं बाइट कोड।
और वो बाइट कोड हम ट्रांसफर कर देते हैं एक और सॉफ्टवेयर को जिसका नाम होता है JVM, और उसकी सॉफ्टवेयर फाइल का नाम क्या होता है, जावा। और फाइनली ये JVM हमारे प्रोग्राम को कर देता है रन। तो क्वेश्चन ये आता है कि जावा के प्रोग्राम को रन कौन करता है। तो देखो, जावा का प्रोग्राम 2 स्टेप्स में कंपाइल और रन हो जाता है। हम जावा का प्रोग्राम बनाते हैं डॉट जावा, जिसे आपने दिया कंपाइलर को, उसने बना दिया आपके लिए डॉट क्लास, और डॉट क्लास हमने दिया JVM को, और JVM ने उसको रन कर दिया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है दोस्तों कि अगर मुझे जावा का कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो उस प्रोग्राम को रन करेगा कौन, JVM। लेकिन सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को रन कौन करता था, तो हम लोग डॉट सी प्रोग्राम बनाते थे, वो भी हम कंपाइलर को सेंड करते थे, और कंपाइलर हमें बना के दे देता था डॉट EXE, और डॉट EXE रन करता था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिफरेंस थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि जावा के प्रोग्राम को रन करता है JVM, सी के प्रोग्राम को रन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन जावा का प्रोग्राम जब JVM रन करता है तो JVM एक फंक्शन को कॉल करता है, और उस फंक्शन का नाम होता है मेन। तो इंटरव्यू का अगला क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन तो हो गया कि क्लास क्यों लिखी, तो हमने जावा के हर प्रोग्राम में क्लास लिखनी है। यहां मैं बनाता हूं प्रोग्राम, आप देखते जाओ। मैंने जावा का एक प्रोग्राम बनाया सपोज, और उसके अंदर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया है क्लास, और क्लास का नाम मैंने रख दिया है सपोज डेमो। आप कुछ भी रख सकते हो, आपका नाम मेरा नाम, पर स्टैंडर्ड है पहला लेटर कैपिटल रखना। अब जावा के प्रोग्राम में मुझे लिखना है मेन फंक्शन, तो हमने मेन फंक्शन क्यों लिखा, तो अब इसका आंसर, ये मेन फंक्शन या मेन मेथड को डिफाइन कर दिया है। तो जावा के प्रोग्राम में मेन मेथड को डिफाइन क्यों कर दिया आपने, तो आपको आंसर सीधा सा देना है कि जावा के प्रोग्राम में मेन मेथड को अगर हम डिफाइन नहीं करेंगे तो जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो रन करते टाइम रन कौन करता है, ये मैंने आपको डायग्राम दिखाया, रन करता है ये JVM। JVM जब जावा का प्रोग्राम रन करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड को कॉल करता है, और वो मेथड कौन सा होगा, मेन। इसलिए हमें प्रोग्राम में मेन मेथड को डिफाइन करना जरूरी है। ये 4.5 LPA का इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि जावा में फंक्शन जो लिखा जाता है हमेशा मेन नाम से क्यों लिखा जाता है। अब आप समझ चुके हो कि JVM एक ही फंक्शन को कॉल कर सकता है जिसका नाम मेन होगा। अब अगर ये मेन फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न करा दें हम, तो रिटर्न वैल्यू जाएगी JVM के पास, और JVM उस रिटर्न वैल्यू को हैंडल नहीं कर सकता है। फिर से मैं आपको बता दूं, आप जब सी का प्रोग्राम बनाते थे तो मेन फंक्शन से वैल्यू रिटर्न कराते थे 0, जो किसके पास जाता था, ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ऑपरेटिंग सिस्टम 0 को ऑफ समझता था। लेकिन यहां पर जावा में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चला रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बदले कौन आ चुका है, यहां पर JVM। वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता था, यहां पर कौन रन कर रहा है, JVM। और जब JVM जावा का प्रोग्राम रन करता है तो वो मेन फंक्शन को कॉल करता है, और अगर मेन फंक्शन ने कोई वैल्यू रिटर्न कर दिया तो JVM प्रोग्राम में रन टाइम पे एरर दे देगा। अब हम तो नहीं चाहते कि हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाए एरर के साथ, तो हम कोई वैल्यू रिटर्न ही नहीं कराएंगे। और जब आपको पता है कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करानी होती है तो हमें लिखना पड़ता है वॉइड। तो यहाँ 2 आंसर हो गए, मेन क्यों लिखा, JVM सिर्फ मेन को ही कॉल करता है इसलिए हमने मेन लिख दिया, और वॉइड क्यों लगाया, क्योंकि हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कराना चाहते थे। और अगर आप कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कराना चाहते हो तो आपको वॉइड लिखना है। अब दोस्तों, आपने एक वर्ड सुना है जो मैंने आपको हमेशा बोला है कि जावा में क्लास और ऑब्जेक्ट, क्लास और ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं इस मेन फंक्शन को कॉल करूंगा तो मुझे क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए। किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए जावा में हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पर अगर हम मेन फंक्शन को कॉल करने के लिए जावा में ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो प्रॉब्लम ये कि ऑब्जेक्ट तो खुद मेन फंक्शन के अंदर बनता है। तो एक प्रॉब्लम अराइज हुआ कि जावा की क्लास में लिखे हुए फंक्शन में से एक फंक्शन ऐसा होना चाहिए जिसको हम ऑब्जेक्ट के बिना कॉल कर पाए, विदाउट हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल कर पाए। तो हम मेन को विदाउट हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट कब कॉल कर पाएंगे, जब वो मेन फंक्शन होगा आपका स्टैटिक। तो दोस्तों, हमने जावा के मेन फंक्शन को क्या बना दिया, स्टैटिक। क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू में, स्टैटिक क्यों बनाया। आपको आंसर क्या देना है कि अगर हम मेन फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, पर दोस्तों ऑब्जेक्ट तो बनता ही मेन के अंदर है। तो फिर हमें एटलीस्ट एक फंक्शन तो ऐसा मिले जिसको हम विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल कर पाए। तो हम मेन को विदाउट ऑब्जेक्ट तब कॉल कर पाएंगे जब वो किस कीवर्ड से डिफाइंड होगा, स्टैटिक कीवर्ड से। अब बात आती है अगली कि ये मेन फंक्शन जो है वो क्लास के बाहर कहीं से भी एक्सेस हो जाए। हम चाहते हैं कि JVM इसे कॉल कर पाए, तो इसका अगर आप चाहते हो कि JVM इसे परफेक्शन के साथ कॉल कर दे, कोई इशू नहीं आए, तो आपको इसको अवेलेबल कराना होगा एज अ पब्लिक। तो हमने इसके आगे क्या लिख दिया है, पब्लिक। क्यों, क्योंकि JVM इसे इजीली कॉल कर पाए। अगर ये पब्लिक है तो ही कॉल कर पाएगा, नहीं तो JVM इसे टच नहीं कर पाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि JVM मेन फंक्शन को कॉल करे तो आपने उसका एक्सेस मॉडिफायर रख दिया पब्लिक। अब अच्छे स्टूडेंट्स को यह समझ में नहीं आता है कि जावा में क्लास क्यों बनाई जाती है और जावा में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्यों लिखा जाता है। लेकिन आज के पहले ही सेशन में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जावा के हर प्रोग्राम में क्लास बनानी है। क्यों बनानी है, क्योंकि जब तक क्लास नहीं होगी तब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे, और जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे तब तक हम लोग मेमोरी एलोकेट नहीं करा पाएंगे। हम प्रोग्राम में, हर प्रोग्राम में मेमोरी तो यूज करेंगे, तो मेमोरी मुझे चाहिए, वो कौन देगा, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट बनता है किसका है, क्लास का। अब बात आती है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन।
तो मैंने आपको बताया कि जेवीएम प्रोग्राम को रन करता है जावा के, और जावा के प्रोग्राम को जब जेवीएम रन करता है तो एक फंक्शन को कॉल करता है और उस फंक्शन का नाम होता है मेन। इसलिए हमें मेन फंक्शन को डिफाइन करना पड़ा। डिफाइन करने के लिए मेन फंक्शन, आर्गुमेंट ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट लिख दिया। आपने वॉइड क्यों लगाया? अगर मेन फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर देगा तो जेवीएम एक एरर दे देगा, और हम नहीं चाहते कि जेवीएम कोई एरर दे, वो प्रोग्राम परफेक्ट चलाए। तो हम मेन फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करा सकते, इसलिए हमने उसका रिटर्न टाइप वॉइड लिखा। स्टैटिक क्यों बनाया? हम चाहते थे कि एटलीस्ट एक फंक्शन जावा में ऐसा हो जिसे हम विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल कर पाए और उस फंक्शन के अंदर हम ऑब्जेक्ट बना लें, तो वो मेन फंक्शन ही है जिसे हम बिना ऑब्जेक्ट के कॉल करेंगे और उसके अंदर फिर हम ऑब्जेक्ट बना के अदर फंक्शन को कॉल कर लेंगे। पब्लिक इसलिए लगाया क्योंकि जेवीएम, हम चाहते हैं कि जेवीएम इस मेन फंक्शन को एक्सेस करके कॉल कर दे, और एक्सेस तभी कर पाएगा जेवीएम जब ये पब्लिकली अवेलेबल होगा। अब दोस्तों जावा के मेन फंक्शन में आपको लास्ट में एक चीज और लिखनी है, स्ट्रिंग ARGS। दोस्तों इस पे हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोस में कि स्ट्रिंग ARGS क्या है। फिर भी मैं आपको एक छोटा सा क्लू दे देता हूं कि जावा में अगर हमने कोई डबल कोट्स में वैल्यू लगाई, जैसे हम न्यूमेरिक वे में अगर हम डेटा की बात करें तो डेटा क्या हो सकता है? 10 एक न्यूमेरिक डेटा है, ये भी न्यूमेरिक डेटा है, ये एक कैरेक्टर डेटा है, और ये सभी डेटा हम अगर डबल कोट्स लगा के स्टोर करें तो ये सभी डेटा कहलाएगा आपका स्ट्रिंग। तो जावा में हमारे पास एक फीचर है कि हम यूजर से प्रोग्राम रन करते टाइम इनपुट ले सकते हैं। अब यूजर तो इनपुट कुछ भी दे सकता है कीबोर्ड से, और कुछ भी किसमें स्टोर हो सकता है? स्ट्रिंग में। इसलिए हमने मेन फंक्शन के आगे स्ट्रिंग लगाया ताकि हम कोई भी वैल्यू स्टोर करा लेंगे, और वो आर्ग्यूमेंट्स में जा रहा है मेन फंक्शन के, इसलिए हमने उसका नाम रखा है ARGS, और हमने उसे स्टोर करा लिया है अरे में। तो दोस्तों अब आपसे कोई भी ये पूछे कि जावा में प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, तो हमारा फर्स्ट लेक्चर, और फर्स्ट लेक्चर में अब आप सब तरीके से जानते हो कि आपको बताना है क्लास क्यों लिखा, मेन फंक्शन कैसे लिखा, मेन फंक्शन में पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, मेन क्या है, स्ट्रिंग क्या है, ARGS क्या है। तो स्ट्रिंग किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए, और ये ARGS नाम का एक अरे है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कराएंगे, जिसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे आगे जाके कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स की हेल्प से। ये हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो आज आप मान के चलो कि पहले लेक्चर में आप लोग कम से कम 5 से 10% जावा सीख गए हो, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि क्लास क्या होती है, उसके अंदर मेन फंक्शन कैसे लिखा जाता है, मेन फंक्शन क्या होता है, क्या करता है, उसे कॉल कौन करता है, ये सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर हो चुके हैं। अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं तो आपको ये प्रोग्राम देखने के बाद अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ मुझे जावा समझ आ रहा है, और अगर आपको ये प्रोग्राम 50% भी समझ में आ गया पहले डे पे, तो आप मान के चलो आपका करियर जावा में बन सकता है। मैं आपको कभी भी डीमोटिवेट नहीं करूंगा, मैं आपको ऑलवेज मोटिवेट करूंगा, क्योंकि आपको वो स्किल्स मैं देना चाहता हूं जिसके आप हकदार हो। तो दोस्तों ये था मेरा फर्स्ट सेशन जिसमें हम लोगों ने जावा का एक इंट्रोडक्शन इन टर्म ऑफ प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल वे में डिस्कस किया है। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग जावा को कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको बहुत सारी आईटी टेक्नोलॉजीज का नॉलेज यहाँ पर होने वाला है। वीडियो को लाइक जरूर करना एंड हैप्पी कोडिंग।